चैप्टर 6 का भाग 2 पढ़ते हैं आज। नागार्जुन की दूसरी कविता है फसल। पहली कविता हमने पढ़ ली थी, यह है दंतुरित मुस्कान, और आज दूसरी कविता उनकी पढ़ रहे हैं फसल। इसमें कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में फसल एक व्यक्ति की मेहनत के पीछे नहीं हो सकती है। बिना मिट्टी की गुण धर्म या विशेषता, मिट्टी में पोषक तत्वों का अगर अभाव हो तो भी फसल नहीं हो सकती है। खनिज लवण यदि नहीं मिले तो भी नहीं हो सकती है। उसे हवा भी चाहिए तो सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, पानी भी चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इन सबके योगदान से ही, इन सबके मिलने से, इन सबके परस्पर सहयोग से ही फसल, अच्छी फसल उत्पादित की जा सकती है। यही इस कविता में कवि ने हमें संदेश देने का प्रयास किया कि इन सबका ही एक मिला जुला परिणाम है अच्छी फसल। तो सबसे पहले भावार्थ ग्रहण करने से पहले हम यदि दृष्टि डालें कविता की पंक्तियों पर, तो कुछ पंक्तियां में बहुत छोटी तो कुछ पंक्तियां बहुत बड़ी नजर आ रही है। तो इन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि अगर हम गिने तो सभी पंक्तियों में वर्ण बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक पंक्ति बहुत छोटी है, दूसरी बहुत बड़ी है, तो वर्ण बराबर नहीं हो सकते। और यदि मात्राएं गिने तो इनमें मात्राएं भी बराबर नहीं हो सकती। तो ना इस कविता में वार्णिक छंद है और ना मात्रिक छंद है, अर्थात ये कविता छंद मुक्त है। पहली बात इस कविता के संबंध में कि ये छंद मुक्त कविता है। छंद मुक्त कविता है, और जो छंद मुक्त कविता होती है उसकी शैली होती है अगेय। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी कविता छंद मुक्त होती है उसकी शैली अगेय होती है। अगेय का मतलब होता है कि उसे स्वर में, लय में, ताल में गाना संभव नहीं होता है, उस पे वाद्य यंत्र भी बजाना संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि वास्तव में छंद मुक्त कविता अगेय शैली होती है। तो यहाँ भी इस कविता की भी शैली है अगेय। ठीक है, हमेशा याद रखने वाली बात है। अब हम अगर दृष्टि डालें, एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, बार बार ऐसी बातें आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का भी इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए लाख लाख, कोटि कोटि, हजार हजार, इस तरह के शब्द आए हैं, लाख लाख, कोटि कोटि, हजार हजार। तो हम जानते हैं एक जैसा शब्द अगर दोबारा लगातार पुनरावृत्ति हो जाती है और अर्थ समान होता है, एक ही होता है, तो ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इस कविता में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, इन दो अलंकारों का ज्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब एक बार हम वाचन कर लेते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कौन? फसल।
एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कौन? फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। कौन? फसल। ये फसल के विषय में सारी बात है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब हम भावार्थ करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का है जादू। कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि एक या दो नहीं, एक या दो नहीं, बल्कि ढेर सारी यानी अनेक। ढेर सारी का अर्थ है अनेक। अनेक नदियों के पानी का जादू है। कौन? फसल। तो शुरू में लिखेंगे नागार्जुन, कवि नागार्जुन कहते हैं कि फसल एक या दो नहीं, अनेक नदियों के पानी का जादू है। फसल एक या दो नहीं, अनेक नदियों के पानी का जादू है। अर्थात हमारे देश में बहुत सारी नदियां बहती हैं, और कुछ फसलों में कौन सी नदी का पानी, कुछ फसलों में कौन सी नदी का पानी, कहीं पर कुएं नलकूप के द्वारा अपने भूमिगत जल का पानी। इस प्रकार से अनेक नदियों के पानी का जादू है, अनेक प्रकार के पानी का जादू है फसल। केवल एक नदी से या एक किसी जलाशय से या किसी एक नलकूप से इतनी ऐसी फसलें संभव नहीं है। हमारे देश में अनेक प्रकार की फसलें होती हैं, इसलिए एक या दो नहीं, अनेक नदियों के पानी का जादू है। फसल एक या दो नहीं, अनेक नदियों के पानी का जादू है। अनेक नदियों के पानी की वजह से फसल उत्पादित होती है। फिर आगे कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख यानी लाखों, और कोटि कोटि यानी करोड़ों। लाख लाख यानी लाखों, और कोटि कोटि यानी करोड़ों। लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। शुरू में वही फसल लिख देंगे। फसल एक या दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। फसल एक या दो नहीं, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। अर्थात फसल या एक या दो श्रमिक की मेहनत से फसल उत्पादित नहीं हो सकती। लाखों करोड़ों किसान हैं, वो परिश्रम करते हैं, अपने हाथों से मेहनत करते हैं, और उनके हाथों का स्पर्श है या उनका जो परिश्रम है उसका ही फल है फसल। फसल एक या दो नहीं, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है। अर्थात लाखों करोड़ों किसानों के परिश्रम का फल है फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इसमें भी शुरू में वही फसल लिख देंगे। फसल एक या दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है।
गुण धर्म का अर्थ होता है मिट्टी की विशेषताएं। अलग अलग खेतों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। कहीं कौन सी मिट्टी होती है तो कहीं कौन सी मिट्टी होती है। किसी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व ज्यादा होता है, किसी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व होता है। कोई मिट्टी कम उपजाऊ होती है तो कोई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो ये सारे मिट्टी के गुण धर्म हैं, मिट्टी की विशेषताएं हैं। तो हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है, अर्थात खेतों में अनेक प्रकार की मिट्टियां हैं। उनमें जो खनिज लवण है, उनमें जो पोषक तत्व हैं, उनकी वजह से या उनके परिणाम की वजह से फसल उत्पादित होती है। फसल एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है, अर्थात मिट्टी में अनेक प्रकार की मिट्टी में अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। उन्हीं के परिणाम स्वरूप अच्छी फसल उत्पादित होती है। तो देखो फसल के पीछे कई कारण बताए यहाँ पर। एक तो रहा अनेक नदियों का पानी, दूसरा बताया करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों का परिश्रम, किसानों का परिश्रम, और मिट्टी का गुण धर्म अर्थात मिट्टी की विशेषताएं, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, इन सबके सहयोग से फसल उत्पादित हो सकती है। इन सबके सहयोग से ही अच्छी फसल उत्पादित की जा सकती है। अब आगे बता रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो फसल क्या है, यहाँ कवि कह रहे हैं कि फसल क्या है, तो आगे खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं। और तो कुछ नहीं है वह, फसल के बारे में कहते हैं कि और तो है कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है। पहले बता चुके थे ना, नदियों के पानी का जादू, वही बात कह रहे हैं कि नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा, देखो पहले आ चुकी थी कि लाखों करोड़ों किसानों और मजदूरों के हाथों के स्पर्श की ये महिमा है, अर्थात जो किसान परिश्रम करते हैं वास्तव में उसी से फसल उत्पादित होती है। तो नदियों के पानी का जादू है और लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है, अर्थात किसानों की परिश्रम की ये महिमा है। मिट्टी के गुण धर्म बताए थे, देखो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। भूरी, काली, संदली, संदली का अर्थ होता है यहाँ पर चंदन जैसे रंग वाली। चंदन जैसे रंग वाली, चंदन जैसे रंग वाली, भूरी, काली, चंदन जैसे रंग वाली मिट्टी का गुण धर्म है, अर्थात अलग अलग रंग की मिट्टियां हैं और इनमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व हैं और उन पोषक तत्वों के हिसाब से ही उसमें फसल लगाई जाती है। कोई फसल ऐसी होती है जो भूरी मिट्टी में अच्छी होती है, कोई फसल ऐसी होती है जो काली मिट्टी में अच्छी होती है, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी है जिनको कुछ विशेष पोषक तत्व, विशेष प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। तो अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं और उनके हिसाब से ही वहां पर फसल बोई जाती है और वो फसल फिर अच्छी होती है, अच्छी पैदावार होती है। तो कहा है भूरी, काली, चंदन जैसे रंग वाली मिट्टी का गुण धर्म है, अर्थात अलग अलग तरह की मिट्टियों में अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं, उन सब का परिणाम है फसल। इनके अलावा ये तीन चीजें तो पहले बता चुके थे, नदियों का पानी, किसानों और मजदूरों का परिश्रम और मिट्टी की विशेषताएं, मिट्टी के पोषक तत्व, ये तो हो गए। इनके अलावा देखो और बता रहे हैं, दो चीजें और महत्वपूर्ण बता रहे हैं फसल के लिए। सूरज की किरणों का रूपांतरण भी बताया है।
सूरज की किरणों का रूपांतर। फसल के लिए कहा जा रहा है कि फसल सूरज की किरणों का रूपांतर है, अर्थात फसल के लिए सूर्य का प्रकाश या सूर्य की रोशनी भी आवश्यक है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब के अलावा सूरज की रोशनी या प्रकाश भी फसल के लिए आवश्यक है। और देखो, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और हवा की जो थिरकन है उसका ये सिमटा हुआ सा संकोच है, अर्थात जो निरंतर प्रकृति में चलने वाली हवा है उसका भी फसल में योगदान रहता है। जो हवा निरंतर चलती रहती है, जो हवा वायुमंडल में बहती रहती है, उस हवा का भी अच्छी फसल में योगदान होता है, क्योंकि हवा बादलों को ले आती है और अच्छी बारिश होती है, अच्छी फसल होती है। तो इसलिए हवा का भी फसल में बहुत बड़ा योगदान है। तो 5 तत्वों की भूमिका बताइए अच्छी फसल के लिए। एक, नदियों का पानी। दूसरा, किसानों और मजदूरों का परिश्रम। तीसरा, मिट्टी के पोषक तत्व। चौथा, सूर्य का प्रकाश। और पांचवा, हवा। इन पांचों के योगदान से ही अच्छी फसल संभव है। यही हमें यहाँ पर कवि ने समझाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है।